1 फरवरी 1709 प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक ब्रिटिश समुद्री जहाज एक वीरान टापू के किनारे रुकता है। चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा है। कुछ नाविक पानी की तलाश में हथियारों के साथ किनारे पर उतरते हैं, लेकिन तभी घने जंगल के अंधेरे से एक अजीब सा खूंखार जीव बाहर निकलता है। उसके शरीर पर सड़ी हुई जानवरों की खाल है। बाल और दाढ़ी इतने लंबे हैं कि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा और उसके पैरों के तलवे जानवरों के खुरों जैसे सख्त हो चुके हैं। नाविक डरकर गोली चलाने ही वाले होते हैं कि अचानक वो जीव रुक जाता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है। उसकी आवाज किसी पुराने जंग लगे दरवाजे की तरह लड़खड़ा रही है, जैसे उसने सालों से अपनी आवाज ही न सुनी हो। लेकिन वो कोई जानवर नहीं था, वो एक इंसान था। ये अलेक्जेंडर सेलकर्क था, एक ऐसा ब्रिटिश नाविक जिसे उसी के साथियों ने 4 साल और 4 महीने पहले इसी मौत के टापू पर अकेला छोड़ दिया था। आज पूरी दुनिया जिस रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी को पढ़कर बड़ी हुई है और हॉलीवुड ने जिस पर दर्जनों सर्वाइवल फिल्में बनाई हैं, वो असल में इसी जंगली इंसान की असली डायरी से चुराई गई दास्तान है। आखिर कैसे एक आम इंसान मौत के मुंह में जाकर एक सुपर ह्यूमन दरिंदा बन गया, और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। आइए खोलते हैं इतिहास की सबसे खौफनाक सर्वाइवल मिस्ट्री के राज। साल था 1676। स्कॉटलैंड के एक छोटे से तटीय गांव लोअर लार्गो में एक मोची के घर एक लड़के का जन्म हुआ। उसका असली नाम अलेक्जेंडर सेलक्रैक था, जो इतिहास में अलेक्जेंडर सेलकर्क के नाम से मशहूर हुआ। पिता चाहते थे कि बेटा उनका पुश्तैनी काम सीखे, लेकिन अलेक्जेंडर की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बचपन से ही अलेक्जेंडर कोई शांत या आम बच्चा नहीं था। वो बहुत गुस्सैल और जिद्दी था और उसे किसी की बात मानना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका दिल गांव की संकरी गलियों में नहीं, बल्कि समुद्र की उन खौफनाक लहरों के बीच धड़कता था। अक्सर उसका अपने ही परिवार वालों और भाइयों के साथ हिंसक झगड़ा हो जाया करता था। उसका ये गुस्सा एक दिन उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला था। अगस्त 1695। अलेक्जेंडर तब सिर्फ 19 साल का था। उसके खराब व्यवहार और चर्च में किए गए हंगामे की वजह से उसे स्कॉटलैंड की सख्त चर्च अदालत किर्क सेशन के सामने पेश होने का आदेश मिला। उसके सामने कड़ी सजा और सबके सामने बदनाम होने का डर था, लेकिन अलेक्जेंडर किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं था। चर्च की अदालत का सामना करने के बजाय उसने रातों रात भागने का फैसला किया और उसकी मंजिल बनी समंदर। उसने अपना घर, अपना परिवार और यहाँ तक कि अपना पुराना नाम सेलक्रैक हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। उसने अपना नाम बदलकर अलेक्जेंडर सेलकर्क रख लिया और एक नाविक के रूप में अपनी नई और खतरनाक जिंदगी की शुरुआत की। और फिर आया साल 1703। ये वो दौर था जब स्पेन और ब्रिटेन के बीच जंग छिड़ चुका था। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए अलेक्जेंडर एक प्राइवेटियर बन गया। प्राइवेटियर यानी एक ऐसा नाविक जिसे ब्रिटेन की सरकार की तरफ से दुश्मन देशों के जहाजों को लूटने का कानूनी लाइसेंस मिला हुआ था। अगर सीधे शब्दों में कहें तो एक सरकारी समुद्री डाकू। समंदर के खारे पानी, समुद्री लूटमार और भयानक तूफानों ने उस जिद्दी लड़के को एक मजबूत और एक्सपर्ट नाविक बना दिया। लेकिन उसका वही जिद्दीपन कुछ ही सालों बाद उसे 1704 की एक मनहूस यात्रा पर ले गया। एक ऐसी यात्रा जहां उसे मौत से भी खौफनाक चीज का सामना करना था, दुनिया का सबसे भयानक अकेलापन। स्पेन और ब्रिटेन का युद्ध अपने चरम पर था और समंदर में खून की नदियां बह रही थीं। इसी बीच इंग्लैंड का मशहूर खोजी नाविक विलियम डैम्पियर ने एक खतरनाक मिशन शुरू किया। मकसद था दक्षिण प्रशांत महासागर में स्पेन के खजाने से भरे जहाजों पर छिपकर हमला करना और उन्हें लूटना। 27 साल का अलेक्जेंडर सेलकर्क, जो अब समंदर की रग रग से वाकिफ था, इस सुनहरे मौके को कैसे छोड़ सकता था। उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे सिंक पोर्ट्स नाम के सैन्य जहाज का सेलिंग मास्टर बना दिया गया। ये करीब 90 टन का जहाज था, जिस पर 16 तोपें और लगभग 63 क्रू मेंबर सवार थे। 11 सितंबर 1703 को ये जहाजों का समूह खजाने की तलाश में इंग्लैंड से रवाना हुआ, लेकिन उनका सामना खजाने से नहीं बल्कि मौत से होने वाला था। सफर शुरू हुए कुछ ही महीने हुए थे कि प्रशांत महासागर ने अपना खतरनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक केप हॉर्न को पार करते समय तूफानों ने जहाज को खिलौने की तरह उछाल दिया।
बर्फीली हवाओं और खारे पानी ने नाविकों के शरीर तक सुन्न कर दिए। जहाज अब दक्षिण अमेरिका के तट के पास प्रशांत महासागर की लहरों से जूझ रहा था, लेकिन खतरा बाहर की लहरों से ज्यादा जहाज के अंदर था। जहाज की लकड़ी सड़ रही थी, कीड़े उसे खा रहे थे और समंदर का पानी लगातार अंदर घुस रहा था। अलेक्जेंडर सेलकर्क, जो एक अनुभवी नेविगेटर थे, ये देख पा रहे थे कि ये जहाज अब एक तैरता हुआ ताबूत बन चुका है। लेकिन जहाज का नया कप्तान थॉमस स्ट्रैडलिंग इस खतरे को नजरअंदाज कर रहा था। कप्तान थॉमस स्ट्रैडलिंग युवा था, जिद्दी था और उसे तजुर्बे से ज्यादा अपने पद का घमंड था। जब अलेक्जेंडर ने उसे चेतावनी दी कि जहाज को तुरंत मरम्मत की जरूरत है वरना ये बीच समंदर में डूब जाएगा, तो थॉमस स्ट्रैडलिंग ने इसे बगावत माना और उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ी कि पूरा क्रू दंग रह गया। गुस्से और हताशा में आकर अलेक्जेंडर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, इस खटारा जहाज पर मर जाने से बेहतर है कि मुझे किसी भी पास के टापू पर उतार दिया जाए। अक्टूबर 1704 जगह थी जुआन फर्नांडीज द्वीप समूह का एक वीरान टापू। कप्तान थॉमस स्ट्रैडलिंग ने अलेक्जेंडर सेलकर्क की चुनौती स्वीकार कर ली थी। अलेक्जेंडर सेलकर्क को एक बंदूक, थोड़ा बारूद, बढ़ई के कुछ औजार, एक बाइबल और उनके कपड़ों के साथ टापू के किनारे पर पटक दिया गया। शुरुआत में अलेक्जेंडर सेलकर्क को लगा कि उनके पीछे पीछे और भी नाविक आएंगे, क्योंकि जहाज की हालत सच में खराब थी। लेकिन कोई नहीं आया। जैसे ही जहाज लंगर उठाकर दूर जाने लगा, अलेक्जेंडर के भीतर का गुस्सा अचानक डर में बदल गया। वो पागलों की तरह जहाज को रोकने के लिए चिल्लाने लगे, माफी मांगने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज धीरे धीरे दूर होता गया और नजरों से गायब हो गया और फिर कुछ नहीं बचा, सिर्फ समंदर की लहरों का शोर। 28 साल का अलेक्जेंडर अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था, उस वीरान टापू पर जहां मीलों दूर तक कोई इंसान नहीं था। उसे लगा कि वो कुछ ही दिनों में भूख, प्यास या जंगली जानवरों का शिकार होकर मर जाएगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक ऐसा खौफनाक इम्तिहान तय कर रखा था जिसकी कल्पना उसने अपने सबसे बुरे सपनों में भी नहीं की होगी। उस टापू पर शुरुआत के 8 महीने अलेक्जेंडर के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। दिन रात वो बस समंदर किनारे बैठकर रोता रहता और दूर तक किसी जहाज को ढूंढने की कोशिश करता। खौफ और अकेलेपन ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वो सिर्फ किनारे पर मिलने वाली सीपियां और केकरे खाकर जिंदा था, क्योंकि उसे घने जंगलों के अंदर जाने से भयानक डर लगता था। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। नवंबर का महीना आते ही समंदर किनारे हजारों विशालकाय सी लायंस यानी समुद्री शेरों ने अपना डेरा जमा लिया। उनका मेटिंग सीजन यानी प्रजनन काल शुरू हो गया था और वे बेहद आक्रामक हो चुके थे। अपनी जान बचाने के लिए अलेक्जेंडर को मजबूरन किनारे को छोड़कर उस खौफनाक और अनजान जंगल के अंदर भागना पड़ा। और यहीं से शुरू हुआ उसके एक आम इंसान से सुपर ह्यूमन बनने का सफर। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे टापू की असली चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब उसके अंदर जीने की जिद जाग चुकी थी। उसने पेपर ट्री की लकड़ियों और पत्तों से अपने लिए 2 मजबूत झोपड़ियां बनाई, एक सोने के लिए और दूसरी खाना पकाने के लिए। लेकिन रातें अभी भी खौफनाक थीं। उस टापू पर पुराने स्पेनिश जहाजों से आए सैकड़ों जंगली चूहों का राज था। रात होते ही वे चूहे अलेक्जेंडर के कपड़े और यहाँ तक कि उसके पैरों को कुतरने लगते थे। इन चूहों से बचने के लिए अलेक्जेंडर ने एक अनोखा तरीका निकाला। उसने टापू पर मौजूद जंगली बिल्लियों को खाना खिलाकर पालतू बना लिया। जल्द ही सैकड़ों बिल्लियां उसकी रक्षक बन गईं और उसके चारों तरफ घेरा बनाकर सोने लगीं। कुछ ही समय बाद उसका सबसे बड़ा सहारा, उसका बारूद खत्म हो गया। अब शिकार के लिए बंदूक नहीं थी। भूख से बचने के लिए उसे एक ही काम करना था, जंगली बकरियों से भी ज्यादा तेज दौड़ना। महीनों नंगे पैर चट्टानों और कांटों पर दौड़ने के कारण उसके पैरों के तलवे पत्थरों जैसे सख्त हो गए। वो इतना फुर्तीला हो गया था कि भागती हुई जंगली बकरियों को नंगे हाथ पकड़ लेता था। वो अब इंसान कम और उस जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी ज्यादा बन चुका था। जैसे जैसे साल बीतते गए, उसके इंसानी कपड़े फटकर पूरी तरह खराब हो गए। तब उसने अपनी कुल्हाड़ी से एक कील काटकर उसकी सुई बनाई और बकरियों की खाल से अपने लिए नए जंगली कपड़े सिले। लेकिन अलेक्जेंडर का सबसे बड़ा दुश्मन
भूख या चूहे नहीं थे, बल्कि वो खामोशी थी जो इंसान को पागल कर देती है। अपनी याददाश्त और अपनी आवाज को जिंदा रखने के लिए वो रोज आग के सामने बैठकर जोर जोर से बाइबल पढ़ता और भजन गाता था। उस वीरान टापू पर अलेक्जेंडर हर दिन अपनी उस जिद को कोसता था जिसकी वजह से वो वहां फंसा था। उसे लगता था कि कप्तान स्ट्रैडलिंग ने उसे मौत की सजा दे दी है, लेकिन नियति का खेल देखिए। अलेक्जेंडर को उस वक्त इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जिस जहाज के जाने पर वो खून के आंसू रोया था, असल में उसी जहाज ने उसकी जान बचा ली थी। अलेक्जेंडर का वो खौफनाक अनुमान 100% सच साबित हुआ था। उसे टापू पर छोड़ने के कुछ ही समय बाद सिंक पोर्ट्स जहाज की सड़ी हुई लकड़ियों ने जवाब दे दिया। पेरू के तट के पास वो जहाज समंदर में समा गया। आधे से ज्यादा नाविक डूबकर तड़प तड़प कर मर गए। कुछ नाविक और घमंडी कप्तान स्ट्रैडलिंग किसी तरह बचकर किनारे पहुंचे। उन्हें स्पेनिश सेना ने पकड़ लिया। उन्हें दक्षिण अमेरिका की सबसे खौफनाक जेलों में डाल दिया गया, जहां उन्हें ऐसी भयानक सजा दी गई जो मौत से भी बदतर थी। अलेक्जेंडर की बगावत कोई गलती नहीं थी, वो मौत के मुंह से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता था। इन 4 सालों में ऐसा नहीं था कि उस टापू के पास से कोई जहाज नहीं गुजरा। 2 बार जहाज किनारे पर आए भी थे, लेकिन अलेक्जेंडर भागकर जंगलों में छिप गया। क्यों? क्योंकि वे जहाज स्पेनिश थे। अलेक्जेंडर एक ब्रिटिश प्राइवेटियर था। वो जानता था कि अगर स्पेनिश लोगों ने उसे पकड़ लिया तो वे उसे या तो मार डालेंगे या जिंदगी भर के लिए गुलाम बना लेंगे। उसे बचाने वालों से ही उसे अपनी जान बचानी पड़ रही थी। और फिर आई 2 फरवरी 1709 की वो ऐतिहासिक सुबह। दूर सामने 2 जहाज दिखाई दिए। इस बार उन पर ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक लहरा रहा था। अलेक्जेंडर ने बिना कोई पल गवाए किनारे पर एक विशाल आग जला दी। ये आग सिर्फ लकड़ियों की नहीं थी, ये 4 साल और 4 महीने के खौफनाक अकेलेपन के खत्म होने का ऐलान था। कैप्टन वुड्स रोजर्स के नाविक जब किनारे पर उतरे तो उनके सामने जो खड़ा था उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। वो इंसान कम और कोई जंगली दरिंदा ज्यादा लग रहा था। सिर से पैर तक जंगली बकरियों की खाल से ढका हुआ, खौफनाक दाढ़ी और पैरों के तलवे जानवरों के खुरों जैसे सख्त। वो कुत्तों से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता था। जब उस जंगली इंसान ने बोलने की कोशिश की तो नाविक हैरान रह गए। इतने सालों तक बिल्कुल अकेले रहने के कारण अलेक्जेंडर अपनी मातृभाषा अंग्रेजी लगभग भूल चुका था। वो शब्दों को चबाकर और रुक रुक कर बोल रहा था, जैसे कोई बच्चा पहली बार बोलना सीख रहा हो। लेकिन यहाँ इतिहास का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। उन बचाव जहाजों के नेविगेटर कोई और नहीं बल्कि विलियम डैम्पियर थे, वही इंसान जिसने सालों पहले अलेक्जेंडर के उस मनहूस अभियान की शुरुआत की थी। डैम्पियर ने उस खूंखार जंगली रूप के पीछे छिपे अपने पुराने सेलिंग मास्टर को पहचान लिया। उसने तुरंत कैप्टन को बताया कि ये कोई पागल नहीं बल्कि उनके पुराने सैन्य जहाज का सबसे बेहतरीन और समझदार नाविक है। 4 साल 4 महीने के भयानक वनवास के बाद अलेक्जेंडर ने एक बार फिर किसी जहाज के डेक पर कदम रखा। मौत से उसकी बगावत कामयाब हो चुकी थी। वो लौट रहा था, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जो उसकी इस खौफनाक कहानी को सुनकर हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 1711 में जब अलेक्जेंडर आखिरकार वापस इंग्लैंड लौटा तो उसके पास लूट के खजाने का एक बड़ा हिस्सा था। वो अब अमीर था, लेकिन जो इंसान 4 साल तक समंदर की लहरों और हवाओं के सन्नाटे में जिया हो, उसके लिए लंदन का ये शोर किसी नर्क से कम नहीं था। उसे ये नई दुनिया अजीब और पिंजरे जैसी लगने लगी थी। हालांकि उसकी इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सर्वाइवल मिस्ट्री ने पूरे ब्रिटेन में तहलका मचा दिया। वो रातों रात एक सेलिब्रिटी बन गया। लोग पब और कॉफी हाउस में घंटों बैठकर उसकी कहानी सुनते थे। 1713 में मशहूर पत्रकार रिचर्ड स्टील ने अलेक्जेंडर का इंटरव्यू लिया और एक मैगजीन में उसकी पूरी दास्तान छाप दी। और ये दास्तान एक ऐसे इंसान के हाथों में पड़ने वाली थी जो इसे इतिहास में अमर करने वाला था। अलेक्जेंडर के इस खौफनाक सच ने एक अंग्रेजी लेखक डैनियल डेफो के दिमाग को झकझोर कर रख दिया। इसी सच्ची घटना को आधार बनाकर 1719 में डेफो ने अपना मास्टरपीस उपन्यास लिखा, रॉबिन्सन क्रूसो। डेफो ने कहानी को और भी रोमांचक बनाने के लिए द्वीप की लोकेशन बदल दी, 4 साल को 28 साल कर दिया और क्रूसो को फ्राइडे नाम का एक साथी भी दे दिया। लेकिन इस पूरी कहानी की जो आत्मा थी वो उस बागी नाविक अलेक्जेंडर सेल्कर्क की ही थी।
किताब ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, लेकिन असली रॉबिन्सन क्रूसो का क्या हुआ? अलेक्जेंडर के पास पैसा था, शोहरत थी, लेकिन उसके मन की शांति उसी टापू पर छूट गई थी। उसे अकेलेपन की ऐसी लत लग चुकी थी कि इंग्लैंड लौटने के बाद उसने अपने पिता के घर के बगीचे में एक गुफा खोद ली थी, जहां वो घंटों अकेला बैठा रहता और समंदर को देखता रहता। वो इंसानों की दुनिया में कभी वापस फिट नहीं हो पाया। आखिरकार समंदर की पुकार उसे फिर से खींच ले गई। वो फिर से रॉयल नेवी में भर्ती हो गया, लेकिन इस बार वो लौट कर नहीं आया। 1721 में अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास येलो फीवर नाम की बीमारी से उसकी मौत हो गई और उस महान सर्वाइवर का शरीर उसी समंदर की गहराइयों में दफना दिया गया जिससे उसने जीवन भर लड़ाई लड़ी थी। आज भी चिली के तट से दूर वो द्वीप मौजूद है। 1966 में चिली की सरकार ने उस असली नायक को श्रद्धांजलि देने के लिए उस द्वीप का नाम जुआन फर्नांडीज से बदलकर आधिकारिक तौर पर रॉबिन्सन क्रूसो द्वीप रख दिया। अलेक्जेंडर सेल्कर्क की कहानी हमें बताती है कि इंसान की इच्छा शक्ति किसी भी तूफान, किसी भी अकेलेपन और यहाँ तक कि मौत से भी बड़ी हो सकती है। अगर आपको ये ऐतिहासिक सर्वाइवल मिस्ट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही लौटेंगे इतिहास के एक और खौफनाक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।